नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अरुण शहरिया, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, डॉक्टर BR अम्बेडकर गवर्नमेंट PG कॉलेज श्री गंगानगर। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले अन्य कई वीडियोस में वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में काफ़ी ज़्यादा अध्ययन किया है, तो आज भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही एक और महत्वपूर्ण टॉपिक डेजर्टिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड या हॉट डेजर्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड का अध्ययन कर रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पिटिशन्स में, क्लासेस में कई बार इसके क्वेश्चंस आते रहते हैं डेजर्ट्स के संदर्भ में, और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। IAS RS लेवल में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम देख रहे हैं हॉट डेजर्ट रीजन, गर्म मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश आपको मालूम है क्या होता है। हॉट डेजर्ट के डेजर्ट जो है, आपको पता है, दो प्रकार के डेजर्ट्स होते हैं, जो कि जहाँ पर डेजर्ट किसे कहते हैं, मरुस्थल किसे कहते हैं, जहाँ पर वर्षा 20-25 सेंटीमीटर से कम हो, जो शुष्क इलाका हो, निर्जन इलाका हो। और ये मरुस्थल जो है दो प्रकार के होते हैं, एक गर्म मरुस्थल, एक ठंडा मरुस्थल। जो बर्फीले इलाके हैं, जैसे कि अंटार्कटिका हुआ, ग्रीनलैंड हुआ, या हमारे सियाचिन वाला एरिया हुआ, या साइबेरिया का एरिया हुआ, इसे हम लोग ठंडे मरुस्थलों के नाम से जानते हैं। लेकिन वो मरुस्थल जहाँ पर रेत मिलती है, जहाँ गर्मी मिलती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप होती है, उसे हम लोग गर्म मरुस्थल के नाम से जानते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मरुस्थल में से भी गर्म मरुस्थल जो विषय है वो हमारा रहेगा। हम केवल गर्म मरुस्थल के बारे में अध्ययन करेंगे। गर्म मरुस्थल प्रदेश, आपको पता है कि गर्म मरुस्थल प्रदेश वो इलाके होते हैं जहाँ पर कि वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो, रेत का विस्तार हो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो। कई पथरीले मरुस्थल भी होते हैं, जैसे तिब्बत के वहाँ है, तो वहाँ पत्थर जो है वो तपता है। ठंडे मरुस्थल भी हैं, पथरीले मरुस्थल भी हैं, पर आज हम गर्म मरुस्थलों की बात करेंगे जहाँ रेत का ज़्यादा विस्तार होता है। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व के में लगभग 20% तक जो पृथ्वी है वो सैंड से ढकी हुई है, रेत से ढकी हुई है। 20% भाग पृथ्वी का रेत से ढका हुआ है। और महत्वपूर्ण जो डेजर्ट हैं उनमें आपको देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ये है सबसे शुष्कतम इलाका अटाकामा डेजर्ट, जो दक्षिण अमेरिका का अटाकामा डेजर्ट है, सोनोरन डेजर्ट है, मोजावे डेजर्ट है। यहीं पर आपका एरिज़ोना मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल है, ये कालाहारी मरुस्थल है। इधर नामीब मरुस्थल है, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया का महान मरुस्थल जिसे ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत का मरुस्थल जो पाकिस्तान और भारत के इलाके में फैला हुआ है, थार मरुस्थल, ये अरब का मरुस्थल है। और ये पूरे के पूरे जो मरुस्थल हैं, ये आप देख रहे हैं कि इस कटिबंध में फैले हुए हैं, जहाँ के उच्च वायुदाब का क्षेत्र है और हवाएं बहुत कम चलती हैं। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन खासकर IAS में भी कई बार आ चुका है, इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है कि आप देखेंगे कि विश्व के ज़्यादातर गर्म मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर मिलते हैं। आप ध्यान से देखें तो महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर मिल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी तट पर मिल रहा है, भारत पश्चिम है, ये पश्चिम है, सहारा पश्चिम है, इधर पश्चिम है, ये पश्चिमी तट है, ये पश्चिमी तट है। तो ज़्यादातर मरुस्थल कहाँ मिल रहे हैं? महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर मिल रहे हैं। इसका कारण 2-3 कारण हैं। एक तो प्रमुख कारण ये है कि इन सभी महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी धाराएं चलती हैं, ठंडी समुद्री धाराएं चलती हैं। और ठंडी धाराओं का आपको मालूम है कि गर्म धाराएं दो प्रकार की होती हैं, गर्म और ठंडी। गर्म धाराएं जो हैं वो अपने साथ वर्षा लेके आती हैं, किंतु ठंडी धाराएं जहाँ जहाँ जाएंगी वहाँ वो शुष्कता का प्रसार करेंगी। तो ये ठंडी धाराएं जहाँ से भी जाती हैं, इधर ऑस्ट्रेलिया की धारा है, यहाँ से जो अन्य धाराएँ हैं, जैसे यहाँ पर हम्बोल्ट की धारा है, कैलिफोर्निया की धारा है। तो ये जो धाराएं हैं, ठंडी धाराएं चलती हैं, जिनकी वजह से इस इलाके में शुष्कता है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर उच्च वायुदाब की दशाएं पाई जाती हैं। ये सारा एरिया जो है उच्च वायुदाब का क्षेत्र है। इसका मतलब है कि जो हवाएं हैं, गर्म हवाएं हैं, वो इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, ये शुष्क रहता है। तो उच्च वायुदाब बना रहता है, उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, ठंडी धाराएं चलती हैं, जिनकी वजह से महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर ज़्यादातर मरुस्थल देखने को मिलते हैं। अगर हम देखें मरुस्थलों के बारे में तो वैली ऑफ द मून
अटाकामा जो है वो विश्व का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है, जैसे ये अटाकामा है, और यहाँ पर ही आपका वैली ऑफ द मून है जो कि विश्व के सबसे शुष्कतम प्रदेशों में से एक है। कहा जाता है कि अटाकामा में कुछ स्थान तो ऐसे हैं जहाँ पर पिछले कई सौ वर्ष, लगभग 300-400 साल से एक बूंद भी पानी की नहीं गिरी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने शुष्क इलाके होंगे। कई सौ साल से एक बूंद भी पानी की नहीं गिरी है, वर्षा की नहीं गिरी है। तो अटाकामा एक शुष्क प्रदेश है, उसमें भी ख़ास तौर पर वैली ऑफ द मून अटाकामा जो है वो डेजर्ट जो है ड्राइएस्ट पॉइंट है। अगर हम सहारा की बात करें तो सहारा जो मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और लगभग 12 देशों में फैला हुआ है। ये मरुस्थल लगभग 12 देशों को कवर करता हुआ चलता है और विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल में से डेजर्ट में से एक आता है। आपको अभी बताया कि ज़्यादातर मरुस्थल जो है वो वेस्ट साइड में होते हैं, पश्चिमी दिशा में होते हैं। महाद्वीपों के ये सारे जो महाद्वीपों के पश्चिमी तटों के साथ स्थित हैं। सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल है और अरब जो है उसके बाद दूसरे नंबर का बड़ा मरुस्थल माना जाता है। इन इलाकों में रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम होती है, उन्हें ही मरुस्थल कहा जाता है। आज के जो नई जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके हिसाब से इन मरुस्थलों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और विश्व के सबसे गर्म स्थल भी यहीं थे। पहले एक ज़माने में अल अजीज़िया जो लीबिया में है वो विश्व का सबसे गर्म स्थान माना जाता है, जहाँ पर 3 सितंबर 1922 को 58 डिग्री टेम्परेचर नोट किया गया था। अल अजीज़िया लीबिया, जिसे कि विश्व का सबसे ज़्यादा गर्म स्थान माना जाता था। 1922 में तापमान 58 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रिकॉर्ड किया गया था। इसी प्रकार से पाकिस्तान का जैकोबाबाद, वहाँ पर भी 52-53 डिग्री टेम्परेचर नोट किया गया था। राजस्थान में गंगानगर है, जैसलमेर है, आपका चूरू है। ये जो इलाका है ये गर्म, सबसे गर्म इलाकों में आते हैं। यहाँ भी तापमान 51 डिग्री के आसपास, 50 डिग्री के आसपास कई बार देखा गया है। हालांकि गंगानगर चूरू के इलाके में 48-49 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर होता है गर्मियों में। ये गर्म इलाके हैं। लेकिन 2005 में एक नई स्टडी सामने आई और उसमें देखा गया कि जो ईरान का दश्ते लुट है, जिसको कि हम लुट डेजर्ट भी कहते हैं, ईरान का लुट डेजर्ट या दश्ते लुट, जो ईरान का डेजर्ट है, वहाँ पर 2005 में लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तापमान नोट किया गया। असंभव सा प्रतीत होता है, लेकिन पुस्तकों में और अवेलेबल है कि 2005 में यहाँ पर दश्ते लुट के कुछ स्थानों पर लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तापमान नोट किया गया। बहुत ज़्यादा गर्मी इन इलाकों में पड़ती है। तो ये सारे के सारे मरुस्थल जो हैं ये गर्म इलाके वाले मरुस्थल हैं। सोनानका है, मोजो है, एरिज़ोना यही है, अटाकामा है, उसके बाद सहारा है, अरब है, थार है, सोमाली है, कालाहारी है, नामीब है, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट है। ये सारे मरुस्थलीय प्रदेश कहलाते हैं। इन मरुस्थलीय प्रदेशों में जीवन बहुत ही कठिन है और यहाँ पर रहन सहन जो है वो भी बहुत अलग तरीके का होता है। यहाँ की वनस्पति भी बहुत अलग तरह की होगी, क्योंकि बहुत गर्मी है, बहुत शुष्क इलाका होता है। तो वनस्पति भी यहाँ की जो देखी जाएगी तो वो गहरी जड़ें होंगी वनस्पति की, पानी की तलाश में जड़ें बहुत गहरी चली जाती हैं। छोटे छोटे पत्ते होंगे। छोटे पत्ते होने का भी कारण है, क्या कारण है कि छोटे पत्ते होने से इवेपोरेशन कम होगा, वाष्पीकरण कम होगा। कांटेदार झाड़ियाँ, क्योंकि झाड़ियों की ऊंचाई, धूप बहुत होती है तो पौधे बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, इसलिए इनको रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए प्रकृति ने कांटे दिए हुए हैं। तो ज़्यादातर कांटेदार वनस्पति है। इनकी छाल बहुत मोटी होती है। कीकर हुआ या बेर हुआ या शीशम हुआ, ये जो इस इलाके के जो मरुस्थल हैं, खेजड़ी हुआ, इनकी तनों की छाल बहुत मोटी होती है। वो इसलिए होती है कि कठोर मौसम में ये मोटी छाल उनको बाहर की भीषण गर्मी और शुष्कता से बचा के रखे और पौधा जो है वह गर्मी का कठोर मौसम निकाल पाए, इसलिए इनकी छाल भी बहुत मोटी होती है। तो प्रमुख पेड़ों में यहाँ पर आपको बताया कि जैसे कि कीकर है, बेर है, आपका खेजड़ी है, छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, कटीली झाड़ियाँ होती हैं, वो इसमें शामिल होती हैं। जिन इलाकों में ग्राउंड वाटर ऊपर आ जाता है धरातल से और पानी बाहर निकलाता है, छोटा सा तालाब बन जाता है, उन इलाकों को हम ओएसिस के नाम से जानते हैं।
उर्दू में नखलिस्तान कहते हैं और हिंदी में मरु उद्यान कहते हैं। इस तरह से होता है। पूरा मरुस्थल के टीले हैं, सब तरफ टीले हैं। टीलों के बीच में कहीं जो गहरी जगह होगी वहाँ पर पानी कई बार अपने आप प्राकृतिक पानी निकल आता है। ये मीठा पानी होता है। इसके आसपास खजूर के बहुत पेड़ लग जाते हैं। मरुस्थलों पे जो बड़े शहर हैं या बड़े गांव हैं या बड़ी बस्तियां हैं, वो सारी की सारी बड़ी बस्तियां इन्हीं मरु उद्यानों के आसपास बसी हुई होती हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक रूप से आपको मीठा पानी उपलब्ध होता है। वरना मरुस्थल में दूर दूर तक कहीं पानी का नामो निशान नहीं होता है। पुराने ज़माने में जो कारवां चलते थे, जो ऊँटों पर बैठकर व्यापारी लंबी लंबी यात्राएं करते थे, वो भी अपने उन्हीं मार्गों को पसंद करते थे जिन मार्गों में कुछ किलोमीटर की दूरी पर जाने के बाद ओएसिस मिलते थे या मरु उद्यान मिलते थे। तो वो अपने जो कारवाओं का रूट था, जो मार्ग था, उस मार्ग को बनाते समय इस बात का ध्यान रखते थे कि 1-2 दिन की यात्रा के बाद उन्हें ज़रूर ही कहीं ना कहीं कोई मरु उद्यान मिले। हालांकि रास्ता लंबा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 1-2 दिन की यात्रा के बाद उनको मरु उद्यान मिलना ज़रूरी था, ताकि वो ऊँटों को पानी पिला सकें, खुद का पानी इकट्ठा कर सकें, रेस्ट कर सकें और मरुस्थल की शुष्क दशाओं से बच सकें, क्योंकि यहाँ पर आसपास हरियाली और पेड़ पौधे खूब होते हैं मरु उद्यानों के आसपास। इस इलाके में रहने वाली जनजातियां, हमने पिछली कुछ वीडियो में बुशमैन के बारे में भी पढ़ा था। मरुस्थल की प्रमुख जनजाति है। तो जो बुशमैन है, जो कि इधर मिलते हैं आपको कालाहारी में जो बुशमैन मिलते हैं, वो बुशमैन जो है वो ज़्यादातर क्या करते हैं, शिकार करते हैं। इनका पूरा जीवन जो है वो खाने का सामान इकट्ठा करना यानी शिकार करने में निकल जाता है। और इनकी जो महिलाएं हैं वो आसपास के इलाकों में जाकर के संग्रहण का काम करती हैं, गैदरिंग का काम करती हैं, जड़ें इकट्ठी करती हैं, फल इकट्ठे करती हैं, फूल इकट्ठे करती हैं, या जो शहद इकट्ठा करती हैं। तो उनका काम संग्रहण का होता है। और ये जो पुरुष है बुशमैन, ये शिकार करने चले जाते हैं। तो मरुस्थलों के लोग निवासी जो हैं, बहुत ज़्यादा खेती का काम नहीं होता इस इलाके में, ख़ासतौर पर कालाहारी पे, तो ये लोग शिकार पे चले जाते हैं। इसी तरह जो बिंदबू है, ऑस्ट्रेलिया की जनजाति, वो घुमंतू प्रजाति है, अपने साथ जानवर भी रखती है। कुछ लोग पशुचारण करते हैं, घुमंतू होते हैं, अपने साथ साथ भेड़ बकरियां इत्यादि, ऊँट इत्यादि लेके जाते हैं और उनका पशुपालन करते हैं, पशुचारण करते हैं, उनके साथ साथ आगे जाते हैं। चूँकि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं होती, तो पशुओं द्वारा जो तैयार किया हुआ मेरा चमड़ा मिलता है, उससे उसके कार्य करते हैं। जूते बनाना, बेल्ट बनाना, जैकेट बनाना, लबादे बनाना, मशकें बनाना, अन्य चीज़ें करके उनको बेच करके अपना गुजारा करते हैं। या जो पशुओं से जो बाल होते हैं, उन बालों से भेड़ों के बाल निकाल करके गलीचे, तंबू, कंबल, कपड़े, ऊनी कपड़े इत्यादि बना करके उनको बेचते हैं, उनका व्यापार करते हैं। तो बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं होता। पशुचारण के साथ साथ चमड़े के काम और गलीचे और बालों से जो उनका काम होता है, मांस का काम, वो करते हैं। कुछ दूध बेचने का काम भी करते हैं। इनमें से कुछ एक क्षेत्रों में जहाँ पर नहरें उपलब्ध हो गई हैं, नदियों से निकाल कर नहरें लेके लाई गई हैं, वहाँ पर कृषि का काम भी होता है। जैसे कि कोलोराडो, आसवान बांध के आसपास का जो इलाका है, सिंध पाकिस्तान के सिंध जो है, वहाँ नहरों का बहुत ज़बरदस्त जाल बचा हुआ है। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि विश्व के सबसे उत्तम सिंचाई व्यवस्था अगर कहीं मिलती है, नहरों का जाल कहीं मिलता है, तो वो पाकिस्तान में मिलता है। और सिंध प्रांत में जो मरुस्थल फैला हुआ है, उस प्रांत में सिंचाई के माध्यम से बहुत अच्छी खेती की जाती है। सिंधु नदी जाती है और सिंधु नदी बहुत अच्छी नहरी तंत्र विकसित किया हुआ पाकिस्तान में, और उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खेती होती है। दजला फरात पुरानी सभ्यताएँ भी इसी नदियों के किनारे विकसित हुई थी, ईरान इराक में। यहाँ से भी नहरें निकाल करके मरुस्थलों में सिंचाई की जाती है। थार, जो भारत का जो थार मरुस्थल है, यहाँ पर एशिया की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी कैनाल को ले जाया गया है, जिसकी वजह से जैसलमेर तक नहर गई है। और उसकी जो ब्रांचेज हैं, उसकी शाखाएं हैं, उसकी वजह से जैसलमेर के आसपास में भी मरुस्थलीय भागों में अब खेती होने लगी है। गंगानगर अगर एग्जाम्पल लें हम, राजस्थान का जो ज़िला है गंगानगर, तो गंगानगर एक समय में मरुस्थल हुआ करता था, टिब्बे हुआ करते थे, लेकिन नहरों का जाल बिछने की वजह से 1927 के बाद ये इतना ज़्यादा विकसित हुआ खेती के मामले में, एग्रीकल्चर के मामले में, कि आजकल इसे मिनी पंजाब कहा जाता है और राजस्थान का खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। पूरे राजस्थान को गेहूं सप्लाई करता है, किन की वजह से? नहरों की वजह से। नहरों से पहले ये मरुस्थल था, लेकिन इरिगेशन फैसिलिटीज़ आने के बाद यहाँ पर भारी मात्रा में खेती की गई और उसका विकास किया गया। तो थार विकास में भी हम लोग नहरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा छोटी छोटी चैनल्स, जहाँ कुएँ मिलते हैं, जहाँ पर मरु उद्यान मिलते हैं, मिस्र में, अरब में, ऐसी बहुत सी प्राचीन तरीके हैं कि मरुस्थल टिब्बों के नीचे
जो रेत के धोरे हैं उनके नीचे पत्थरों की नालियाँ पक्की बना करके और कई 100 किलोमीटर तक गाँव में मरुद्यानों या वहाँ जो कुएं मिलते हैं वहाँ से मीठा ताज़ा पानी की सप्लाई होती है, जिनको हम चैनल्स कहते हैं। ये सहारा मरुस्थल के कई देश हैं, सहारा मरुस्थल में ऐसे कई देश हैं जिन्होंने मरुस्थल में रेत के नीचे चैनल्स बना करके और अपने शहर और गांव तक पानी की सप्लाई की गई है। वो किसी भी आजकल की जो आधुनिक पाइपलाइन होती हैं उनसे किसी भी दर्जा कम नहीं होती हैं। जगह जगह उनकी सफाई के लिए चैम्बर्स बना रखे हैं और निरंतर कुछ समय के बाद वहाँ पर सफाइयाँ भी की जाती है। तो बड़े अच्छे चैनल्स वहाँ पर, छोटी छोटी अंडरग्राउंड नहरें बना रखी हैं जो टिब्बों के नीचे से जाती हुई गाँव तक पानी को ले जाती हैं। उनसे भी इन इलाकों का, मरुस्थल का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। चूँकि ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है तो फसलों में मोटा अनाज का उत्पादन किया जाता है, जिसमें कि बाजरा, गेहूँ, फलियाँ, फल, खजूर, गन्ना, सब्जियाँ, मक्का, ज्वार, कपास आदि की इन इलाकों में उसका उत्पादन किया जाता है। मक्का, मोटी फसलों का, चूँकि बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन नहीं है। लेकिन जिन इलाकों में पानी अच्छा है वहाँ पर गेहूं की उत्पादन करके और खाद्यान्नों की तैयारी भी, खाद्यान्नों का निर्यात भी किया जाता है। मरुस्थल में बहुत ज़्यादा करने को नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं लगती हैं और लोग मरुस्थल में रहना भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मरुस्थल में जिन इलाकों में खनिजों की प्राप्ति हुई है जैसे, और उन इलाकों में लोग बहुत आराम से रह रहे हैं, ऐसे इलाके जैसे कूलगाड़ी, कालगुडी की बात करें हम लोग, इन इलाकों में लोग जाना तो दूर देखना भी पसंद नहीं करते थे। बहुत ही निर्जन इलाका था और लोग यहाँ पर जाना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब से यहाँ पर सोना मिला है, सोने की खानें मिली हैं, तब से लोग इस इलाके में जाकर हंसी खुशी रह रहे हैं, क्योंकि अब वहाँ पर पैसा आ गया है। पैसा आ गया है, इसलिए मरुस्थल में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है उन इलाकों का जहाँ पर खनिज मिले हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में सोना मिला और कूलगाड़ी और कालगुडी और कूलगाड़ी जो है वो एक विकसित नगर बन गए। यहाँ पर पीने को पानी तक नहीं था और यहाँ से कई 100 किलोमीटर दूर पर्थ से पानी लाया जाता था। खाने पीने के सामान आज भी पर्थ से सप्लाई होती है इस इलाके में, चूँकि ये दोनों शहर मरुस्थल में हैं। फिर भी चूँकि सोना मिला है तो उससे पैसा आया यहाँ पर और इस नगर का विकास हुआ। आज यहाँ पर अच्छी खासी जनसंख्या रहती है जो कि पर्थ से अपना ज़रूरत का सामान खरीदती है, परंतु रहती यही है क्योंकि यहाँ पर खनिज मिल रहे हैं। इसी प्रकार से कालाहारी में जो है वो हीरा मिला है, हीरे की खानें मिली हैं, किम्बरले खान है। साउथ अमेरिका के आसपास तांबा मिला है, यहाँ भी बहुत से लोग निवास कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी हीरा मिला है। आटाकामा में तांबा और शोरा मिला है। खनिजों के कारण जो है इस इलाके में बड़े बड़े शहरों का विकास हुआ, जैसे एरिका, एकीक, कोकिम्बो आदि नगरों का यहाँ पर विकास हुआ। पहले कुछ नहीं था, लेकिन जब से खनिज मिले तब से इन इलाकों का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। इसी प्रकार से मैक्सिको में चांदी मिली, उसका डेवलपमेंट हुआ। ओटाहा में यूरेनियम मिल रहा है, नवेदा में तांबा मिल रहा है। कुवैत वगैरह जहाँ पर कुछ भी नहीं था, कृषि भी नहीं होती थी, पानी भी नहीं था, लेकिन केवल पेट्रोल मिला और पेट्रोल मिलने से ये पूरा अरब, कुवैत वगैरह आज दुनिया के सबसे रईस देशों में आ चुके हैं। कुवैत, अरब, बहरीन, ईरान, कतर इत्यादि में पेट्रोल मिलने से ये एक विकसित नगरों की श्रेणी में आ गए, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ गए, चूँकि यहाँ पर खनिज मिल रहा है। और पेट्रोल आप जानते हैं कि आज की डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट खनिज है। इसके अलावा इस क्षेत्र में मरुस्थल में मिलने वाले प्रमुख नहर जो थे, दमिश्क सीरिया बहुत फेमस नगर है, टिम्बकटू माली का, सिकंदरिया जिसे अलेक्जेंड्रिया भी कहते थे, विश्व की एक ज़माने में सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, वो बहुत महत्वपूर्ण शहर है। सैन डियागो बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। कैलिफोर्निया, काहिरा, आबादान, जैसलमेर और बाड़मेर में भी तेल मिलने से अब इन दोनों नगरों का जो है बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। बाड़मेर का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है भारत में। तो उन इलाकों में जहाँ पर कि खनिज मिले हैं, उन खनिजों के कारण इन शहरों का बहुत ज़बरदस्त विकास हुआ है और मरुस्थलीय क्षेत्र धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। भारत का आप जैसलमेर लेंगे तो इंदिरा गांधी कैनाल ने जैसलमेर के आसपास के इलाके को हरा भरा करके वहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि की जा रही है। ऐसे ही विश्व के वो मरुस्थलीय भाग जहाँ पर संसाधन पहुँच चुके हैं, सड़कें पहुँच चुकी हैं या नहरें पहुँच चुकी है, उनका भी बहुत अच्छा विकास हो रहा है। तो दोस्तों ये तो था आज का टॉपिक, मरुस्थलीय प्रदेश, विश्व के मरुस्थलीय प्रदेश या मरुस्थल प्रदेश जिसे कहते हैं, विश्व भूगोल में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मिलेंगे फिर अगली किसी वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।